Now we will solve one problem on amalgamation in the nature of merger. Okay, so first of all I'll read the question. We will understand the question. A Limited takes over B Limited on 10th April 2010. So A Limited takes over B Limited. A ने B को खरीदा है. A ने B को खरीदा है. तो ए क्या हुआ, जो कंपनी खरीद रही है उसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी, और जिसको खरीदा है मतलब जो सेलिंग कंपनी होती है, वेंडर कंपनी है, वो कौन है? बी लिमिटेड, यानी ट्रांसफरर कंपनी, मीन्स लिक्विडेटिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी. ओके, सो द परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज. परचेस कंसिडरेशन यानी ए ने बी को कैसे खरीदा. डेफिनेटली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ मर्जर. Then the purchase consideration will be consist of shares only. shares दे के खरीदा होगा, इक्विटी शेयर्स दे के खरीदा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स दे के खरीदा होगा. अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो समझ जाना है. ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं. फिर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे के ही सेटल किया है. ठीक है, द स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 years. ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, जस्ट मैंने तुमको अभी ही समझाया. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी 2 साल तक के लिए रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. और वैसे भी ट्रांसफरी कंपनी में इन केस ऑफ नेचर ऑफ मर्जर में स्टैट्यूटरी रिजर्व वो भी कम बाकी लाइबिलिटीज़ की तरह, एसेट की तरह ट्रांसफ़र हो ही जाता है. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, सिंपल. जितने भी बी के यानी ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो सारे जाने वाले हैं ट्रांसफरी कंपनी में. ठीक है, और लाइबिलिटीज़ भी, जितने भी लाइबिलिटीज़ है कैपिटल को छोड़कर. ठीक है, कैपिटल को छोड़कर, जनरल रिजर्व को छोड़कर, मतलब ये जो 3 आइटम है, 1 2 3, ये 3 आइटम को छोड़कर जितने भी लाइबिलिटीज़ है वो भी बी के ए में जाने वाले. सो आफ्टर अमलगमेशन ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड विल बी ट्रांसफर्ड टू ए लिमिटेड. सो in case of nature of merger, what will happen, we will prepare the balance sheet, we will prepare the new balance sheet in the books of transferor company, means in the books of A limited we are going to prepare the balance sheet. See, that is what told in question also. Show the opening entries and opening balance sheet of A limited after the amalgamation on the assumption that the amalgamation is in the nature of merger. हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, अमलगमेशन के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी होती है. तो और वो भी नेचर ऑफ मर्जर वाला क्वेश्चन है, तो किस तरह का बैलेंस शीट बनेगा वो देखना है. तो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. हियर आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, तो सिंपली एक एक करके हमको क्या करना है, जितने भी एसेट दिए हैं ना वो दोनों का टोटल करना है. यहाँ पे जितने भी एसेट दिए हैं इन दोनों का टोटल करके हमको इधर एसेट्स में लिखना है. ओके, सिंपली मेक द टोटल ऑफ द एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज एंड राइट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन. बैलेंस शीट ट्रांसफरी कंपनी के बुक में बनता है, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी तो बंद हो गई तो वहाँ पे बैलेंस शीट बनने का सवाल ही नहीं आता. और AS 14 क्या कहता है, हाउ विल बी द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, दैट AS 14 गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो कैसे बैलेंस शीट होगा, देखो सिंपली इन दोनों का टोटल करना है. जितने भी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, ये तीनों को छोड़कर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये 3 आइटम को छोड़ के बाकी जितने भी आइटम्स दिए हैं वो सबका टोटल करके लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे. सबका टोटल करके
लाइबिलिटीज में लिखेंगे। और ये 3 आइटम्स कैसे आएंगे ये मैं तुमको बाद में बताती हूँ। अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, जितने भी एसेट है वो लिखेंगे। सो द फर्स्ट आइटम इज लैंड एंड बिल्डिंग्स। कितना है, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हर आइटम के बाद क्या है, 3 जीरो है। ये 25 लाख है, ये 15,50,000 है, ये 32,50,000 है। वो 3 जीरो इन्होंने नहीं दिखाया है ताकि जो फिगर है वो छोटा दिखे, समझने में इजी जाए, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 जीरो है, इसलिए ये जो है तुमको थोड़ा अजीब दिखेगा कि अरे यहाँ कॉमा है और यहाँ पे सिर्फ 25 है। एक्चुअली ये 7,25,000 है, ये 9 लाख है, ये 12,50,000 है। 3 जीरो उन्होंने नहीं दिखाए हैं, ठीक है। 3 जीरो नहीं दिखाया है तो हम यहाँ दिखाएंगे ऐसे 3 जीरो, ठीक है। 3 जीरो है तो लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना है, ये दोनों को ऐड करेंगे। 2500 प्लस 1550, 1550, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4050, 4050, ठीक है। 4050 एक्चुअली ये कैसे है, 40,50,000 है, तो हम लोग इधर कॉमा लगाएंगे। 3 जीरो ये है ना, 3 जीरो यहाँ से लेंगे तो 40,50,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, ठीक है, 3250 और इधर है 1700, मतलब कैसे है, ये 32,50,000, ठीक है, और ये 17 लाख है। पर यहाँ पर अभी हम लोग सिंपल इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड करना है और वो आएगा नए बैलेंस शीट में, ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में। ये दोनों को ऐड करेंगे, 3250 प्लस 1700 इज 4950। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है। अब 575 प्लस 350, ठीक है, 575 प्लस 350 करेंगे तो कितना आएगा, 925, यानी 9,25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओके, इन्वेस्टमेंट्स, हाँ अभी इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 700 प्लस 500 मीन्स 1200, ठीक है, मतलब 12 लाख है वो। और इधर फिगर छोटा दिखे इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, 3 जीरो ऊपर ही कॉमन ही लिख दिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक। स्टॉक में भी इन दोनों को प्लस करना है और यहाँ पर लिखना है। हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपली दोनों के एसेट्स को प्लस करके लिख रहे हैं। और ये हमको किसने बताया ऐसा करना है, AS 14 ने बताया। जो रूल्स अभी हमने पढ़े उससे हमें पता चला है कि सिंपली all the assets and liabilities of a transferor company will be transferred to transferee company। ट्रांसफरर कंपनी के एसेट ट्रांसफरी कंपनी में जाएंगे तो वो जा रहे तो वो सब टोटल करके लिखना। उसके खुद के भी एसेट है और प्लस यहाँ से भी आए तो टोटल उसके बैलेंस शीट में कितने एसेट हुए वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टॉक कितना है, 1250 प्लस 950, 1250 प्लस 950 यानी कितना आएगा, 2200 मीन्स 22 lakhs। ओके, तो वो भी चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डेटर्स कितना है इसका, 900 और इसका कितना है 1030, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 9 और ये 10 मतलब 19, ठीक है, 1930 हो जाएगा डेटर्स 1930। सिंपली हम लोग ऐड कर रहे हैं। कैश एट बैंक इसका कितना है, 7,25,000 और इसका कितना है 520,
ओके, सो कैश एट बैंक भी 2 ऐड करके लिखेंगे, कैश एट बैंक, ठीक है। 725 प्लस 520 मीन्स होगा कितना, 1245, यानी 12,45,000। तो मैं जितने भी यहाँ पे एसेट्स थे वो सारे एसेट्स जाएंगे किधर, ठीक है, वो सारे एसेट बी के सारे एसेट ए में जाएंगे। इसको ही बोलते हैं नेचर ऑफ मर्जर। इस तरह से बैलेंस शीट बनेगा, इसको ही कहते हैं नेचर ऑफ मर्जर, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। अब लाइबिलिटीज में आना है। लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, प्रेफरेंस शेयर्स और जनरल रिजर्व, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ये 3 आइटम के लिए हम लोग थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ओके। अदरवाइज जगह नहीं भी छोड़ेंगे तो हम कर सकते हैं। अभी सॉल्व करते हैं। हमेशा ये जो 3 आइटम्स है ना, इसका सिंपली तुमको टोटल नहीं करना है, मतलब 50 + 30 80 नहीं लिखना है। ये 3 आइटम्स के लिए थोड़ा सा अलग है तरीका। चलो हम पहले लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ ये 3 आइटम के लिए, हाँ, बाकी सब वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार with the equity shareholders of B Limited, equity shareholders of B Limited, यानी A ने B को क्या किया है, इक्विटी शेयर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स ही देगा। हम लोगों ने सारे कंडीशंस पढ़े हैं नेचर ऑफ मर्जर के, तो इक्विटी शेयर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स ही मिलने वाले हैं। पर उसने क्या किया है, उसने क्या किया, यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स है, टोटल कितने शेयर्स है, 30 लाख के। 30 लाख के शेयर से मैंने बोला है 3 0 लगाना है, 30 लाख के शेयर से 30 लाख यानी डिवाइडेड बाय 10 यानी 3 लाख, 3 लाख के शेयर से 3 लाख के शेयर से। पर ए ने 3 लाख के शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए हैं, 3,50,000, 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ज़्यादा दिया है, ठीक है। इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स दिए। अब इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये लेना है एडजस्टमेंट में जो इक्विटी शेयर्स दिया है बी का, ए ने बी को इशू किया है, ठीक है। तो बी का जो 3,50,000 लेना है, 3,50,000 और इसका कितना है, इसका 50 लाख है। इधर 3 0 लगाएंगे ना, ठीक है, 3 0 लगाएंगे। हो ये 3,50,000 मतलब इसके कितने, इसके 5 लाख शेयर से, 5 लाख शेयर से 3,50,000 तो अमाउंट हो गई। 3,50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो टोटल कितने, इसके 5 लाख शेयर से, टोटल इसके 5 लाख शेयर से। और इसका ये नहीं लेना है, इसका एडजस्टमेंट से लेना है, जितना इसको इशू किया है ना वो लेना है। कितना इशू किया है, 3,50,000, 3,50,000, ओके, 3,50,000 इशू किया है, ओके। तो अब 3,50,000 इंटू 10 यानी टोटल कितने शेयर्स हो गए, 35 लाख के। टोटल शेयर्स कितने हो गए हैं, 35 लाख का ना, ठीक है। देखो देखो शेयर्स इशूड बाय ए टू बी, ए टू बी, ए ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। 3,50,000 इक्विटी शेयर, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच शेयर, ₹10 ईच। तो टोटल कितने शेयर्स, कितना अमाउंट हो गया, शेयर कैप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, ठीक है, 35 लाख, 35 लाख का शेयर्स इशू किया है, 35 लाख का शेयर्स इशू किया है,
35 lakhs का टोटल शेयर्स इशू किया. 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच यानी 3,50,000 इंटू 10 यानी 3,50,000. अभी हमको क्या करना है, 3 0 कम करना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 3 0 कम है ना, 3 0 कम करना है. तो टोटल कितना आएगा, 3 0 अगर हम उसके कम करेंगे तो आएगा 3500. ओके, तो ये 3500 और ये कितना है 5000. तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स की जगह. इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹10 ईच. हाँ, तो इसका कितना लेना है, इसके 500 हो जाएंगे और इसके 350 हो जाए. इतने शेयर. तो टोटल शेयर्स कितने हो रहे हैं, 500 प्लस 350 यानी 850. 850 इंटू 10, 850 यानी 8,500. 3 0 हट गए ना, 3 0 अगर लग जाएंगे तो कितना होगा, 85 lakhs होगा, 85 lakhs होगा. तो हमेशा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व्स सिंपली यहाँ पे जो दिया है वो प्लस नहीं करना है. ए का यहाँ का लेना है और बी का यहाँ का लेना है, एडजस्टमेंट का शेयर इक्विटी शेयर्स लेना है. प्रेफरेंस शेयर भी हम ऐसे ही करेंगे, ए का यहाँ का लेंगे और बी का जो प्रेफरेंस शेयर्स एडजस्टमेंट में जो दिया है वो लेंगे. ठीक है, और सी का भी ऐसे ही करने वाले. रिजर्व की केस में भी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, रिजर्व के केस में थोड़ा सा अलग रहेगा, वो कैसे रहेगा वो हम बाद में देखते हैं. तो हम लोगों ने लिख दिया इक्विटी शेयर्स. अब हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का क्या है, कैसे दिया है. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of B Limited at 10% premium. 10% premium. तो प्रेफरेंस शेयर्स है कितने, बी के प्रेफरेंस शेयर से 1700. इनको कैसे दिए हैं, 10% प्रीमियम में दिए. पर अब क्या है, हम ये और ये प्लस नहीं कर सकते. जैसे अभी इस केस में हमने क्या किया, ये और ये प्लस कर दिया था. बट हियर वी कैन नॉट ऐड द प्रेफरेंस शेयर अमाउंट of A Limited and of B Limited given in the adjustment. Why? Because here the preference share is 14% and here the preference share is 15%. So we cannot simply add both the preference share capital. Okay, so we will write both the preference share capital separately. Okay, so first of all we will write 15%, which is more. Whichever is more, that preference share capital we will write. So 15% preference share capital. ठीक है, कैपिटल ₹100 each. ठीक है, कैपिटल ₹100 each. अभी है कितना, ठीक है, ये 1700 है. 1700 को 10% प्रीमियम में दिया है. ठीक है, यानी 170 इसमें ऐड करेंगे. 1700 में 170 ऐड करेंगे. ठीक है, प्रीमियम में ना. ठीक है, 10% यानी 170 ऐड करेंगे. तो ये कितना आएगा, कितने आएंगे इसके शेयर, 1870 यानी 18,70,000 आएगा. ठीक है, हम दोनों का अलग अलग लिख रहे हैं. पर अगर दोनों 15%, यहाँ पे भी 15% और यहाँ पे भी 15% होता ना इधर, तो हम सिंपली ऐड करते हैं. पर यहाँ पे 14 है, यहाँ 15 है, तो हम अलग अलग लिख रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज राइट डाउन द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ A Limited, 14% preference shares. Then again ₹100. So here simply we will write down this 2200 means 22 lakhs. 2200 simply we will write here. Okay, now next is general reserve. Okay, so in case of general reserve there is certain adjustment. Now we will see that adjustment. Okay,
general reserve. Okay, so we will see the adjustment in case of general reserve. Okay, we will see that we will take the difference between the equity shares and preference shares of the transferor company and the shares issued by the transferee company. We will take the difference. Okay, so that difference will be deducted from this reserve, and then only you can write down the net amount here. So I will solve here. Okay, the difference between the amount recorded, the difference between the amount recorded as share capital issued and the amount of share capital of transferor company should be adjusted in reserves. Okay, thus general reserve is equals to हाँ, अभी यहाँ पे कितना दिया है जनरल रिजर्व, ऑलरेडी कितना दिया है दोनों का जनरल रिजर्व, वो लिखेंगे 500 और यहाँ पे 250 दिया है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे. ओके, 750 मीन्स 7,50,000 होता है, तो 750 पहले यहाँ लिखेंगे. फिर माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे. फिर उसको कितने शेयर्स उसने इशू किए हैं, कितने शेयर्स इशू किए वो लिखेंगे. कितने शेयर्स, टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं वो आएंगे. इशूड शेयर एंड माइनस उसके एक्चुअल कितने शेयर्स हैं वो माइनस करेंगे. ठीक है, एक्चुअल शेयर्स कितने हैं वो माइनस करेंगे. तो पहले हम लोगों को टोटल इशूड शेयर कितने हैं, वो इशूड शेयर किसने इशू किया है, ट्रांसफरर कंपनी ने ट्रांसफरी कंपनी को जो शेयर्स इशू किए थे वो. तो तुमको पता है यहाँ पर ये वाला ये जो है कितने इशू किए थे, जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया. ठीक है, 3,50,000. ठीक है, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए और प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए, 10% प्रीमियम देके. तो इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों के टोटल में से माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको वापस से रिजर्व से माइनस करेंगे. ठीक है, सो टोटल हम लोग पहले शेयर्स निकालते हैं. टोटल कितना, परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे. यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो और वापस से लिखो. परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं अब देखो. परचेस कंसिडरेशन कैसे निकाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. परचेस कंसिडरेशन यानी कैसे खरीदा, ए ने बी को कैसे खरीदा है, ए ने बी को शेयर्स देके खरीदा है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स देके खरीदा है. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, परचेस कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. कितने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ठीक है 35 लाख के दिए हैं.
3,50,000 इंटू 10 ना, 3,50,000 इंटू 10, जहाँ पे जो हमने किया था 35 लाख्स के दिए, 35 लाख्स के दिए, 35 लाख्स के दिए, यानी 35 लाख्स के 3 ज़ीरो कम करके लिखेंगे ना हम, 3500, ओके। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड कितने? हाँ, इसको अभी जस्ट हमने देखा 1700 में 10% प्रीमियम, यानी 170 प्रीमियम है, ठीक है। तो कैसे दिया है? 1870 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5370, 53। तो ये है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन यानी ए ने बी को इतने इक्विटी शेयर्स दिए हैं और इतने प्रेफरेंस शेयर्स दिए, यानी टोटल इतने का शेयर्स देके, यानी 53,70,000 का शेयर्स देके ए ने बी को खरीदा है, ए ने बी को खरीदा, ठीक है। तो जो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट है वो इधर लिखनी है, परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो इधर लिखनी है। इतने में खरीदा है, पर उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी कंपनी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? ठीक है, ये 3,000 और ये 1,700, ठीक है, यानी टोटल इसकी वैल्यू थी, ठीक है, 47 लाख थी इसकी वैल्यू, 47 लाख थी, ठीक है। पर उसने कितना दिया? इसका कीमत इसकी इतनी थी, बी की कीमत इतनी थी, पर उसने इतना पैसा दे के खरीदा है, इतना पैसा दे के खरीदा है, और ऑलरेडी उसका रिजर्व, जनरल रिजर्व इतना था, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इतने शेयर्स क्या किए हैं? इशू किए हैं, ए ने बी को इतने शेयर्स दिए हैं, इतना इक्विटी शेयर्स और इतना प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल इतने शेयर्स दिए हैं ए ने बी को, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी थी? बी के ऑलरेडी शेयर्स कितने थे? बी की वैल्यू है सिर्फ 3,000 और 1,700, यानी 4,700, यानी 45 लाख उसकी वैल्यू थी, बिजनेस की वैल्यू 45 लाख थी, पर उसने 53,70,000 दे के खरीदा है, यानी कितना एक्स्ट्रा दिया है, कितना ज़्यादा दिया है, ठीक है। ये दोनों माइनस करके हम लोग अभी पता करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सिंपली तुमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इधर आएगा 670, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 670 आएगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 750 माइनस 670, ठीक है, हाँ 80 रुपीज़ 80। तो ये रुपीज़ 80 क्या है तुम्हारा? जनरल रिजर्व। ये रुपीज़ 80 क्या है? जनरल रिजर्व। रुपीज़ 80 क्या है? जनरल रिजर्व। तो ये रुपीज़ 80 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो जनरल रिजर्व निकालने का भी एक तरीका है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये जनरल रिजर्व यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है? सबसे पहले ये जो जनरल रिजर्व इसका था ऑलरेडी, इन दोनों का जनरल रिजर्व 500 प्लस 250, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, दोनों का जनरल रिजर्व कितना आएगा? 750 यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों को 500 प्लस 250, 750 यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला बना देती हूँ अभी, ठीक है। जनरल रिजर्व माइनस इशूड शेयर कैपिटल माइनस, ठीक है, शेयर कैपिटल इन issued share capital to transferor company और share capital in transferor company, already existing share capital in
ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है ट्रांसफरर कंपनी का, कितना इशू किया, दिस यू विल गेट फ्रॉम एडजस्टमेंट कितना है 3,50,000 इंटू 10 यानी 35 लाख का जो क्या करना है 2 0 कम करना है, यानी कितना आएगा 3,500। ओके, और प्रेफरेंस शेयर्स भी है इसमें, इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोला है तो शेयर कैपिटल मतलब दोनों शेयर आएंगे, इक्विटी शेयर्स भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर 3,500 है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 10% प्रीमियम से, यानी 10% प्रीमियम से यानी 1700 प्लस 170 यानी 1870। टोटल कितने के शेयर्स दिए, ए ने बी को कितने का शेयर्स दिया है, ठीक है 53,70,000 का, तो वो इशूड शेयर टू ट्रांसफरर कंपनी इतना है। और उसके खुद के शेयर्स कितने थे 30 प्लस 30,000 3,000 प्लस 1,700 यानी उसके कितने थे खुद के 4700 थे ऑलरेडी, उसके खुद के शेयर कैपिटल थे 4700। तो इतने वैल्यू का शेयर इतना देकर खरीदा है। ठीक है, इतने वैल्यू के शेयर इतना देकर खरीदा है तो नुकसान ही है ना, तो वो नुकसान किधर से कवर करते हैं जनरल रिजर्व से। तुम्हारा जो खुद को प्रॉफिट हुआ है ना, मतलब दोनों का जो भी प्रॉफिट है, ठीक है कितना प्रॉफिट है दोनों का, इधर है 500 प्लस 250, दोनों का प्रॉफिट है 750। तो वो जो लॉस हुआ है ना इतने का शेयर्स इतने में खरीदा, तो जो तुमको ये लॉस हुआ है ना, ये लॉस हम लोग जनरल रिजर्व में से कवर करेंगे। तो कितना बच जाएगा 750 से 670 गया, 80 बच गया, तो 80 बच गया तो वो 80 लिखेंगे यहाँ पर लिखा, समझा। तो यही बात कहना चाहता है AS 14, यही बात कहना चाहता है कि assets and all the assets and liabilities of a transferor company will be transferred to a transferor company at their book value except shares and general reserve. Okay, there is a special treatment for shares and general reserve. ओके, तो शेयर्स हम लोगों ने कैसे किया, शेयर्स जो है हम लोगों ने ये एक लिया और एडजस्टमेंट वाला लिया, जो इशू किया था वो एडजस्टमेंट वाला लिया। ठीक है, बी का हम लोगों ने क्या किया, ये वाला लिया है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर भी हम लोगों ने क्या किया, ए का ये ही लेना है, पर बी का जो एडजस्टमेंट में दिया है वो लेना है। ठीक है, और जनरल रिजर्व में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जनरल रिजर्व लेंगे। ठीक है, दोनों का जनरल रिजर्व कितना है 500 और 250, वो लेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, इतना दोनों का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व यानी क्या, पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों का जो जनरल रिजर्व है इतना है। ठीक है, तो इसको इतना नुकसान हुआ है, इसने क्या किया है, इतने का शेयर्स इतने में खरीदा है, तो इतना जो नुकसान हुआ है वो प्रॉफिट में से, जनरल रिजर्व यानी क्या, प्रॉफिट में से कवर करेंगे। यानी अभी कितना बच गया, इतना नुकसान हुआ था, वो नुकसान इसमें से कवर कर लिया, तो अभी जनरल रिजर्व कितना बचा है 80, तो वो 80 यहाँ पर लिखेंगे, 80 यहाँ से। तो ये किसने बोला ऐसा करना है, AS 14 ने बोला है कि द एक्सेस अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल इशूड will be adjusted to the general reserve. Okay, so next we will write down the remaining items. Now general reserve के बाद अभी क्या क्या बचा है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। हाँ, अभी ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये जो रिजर्व है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है दोनों केस में, चाहे वो नेचर ऑफ मर्जर रहे, नेचर ऑफ परचेस रहे, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो दोनों इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी रिजर्व क्रिएटेड अंडर लॉ,
it is a mandatory to be created. ओके तो अब हम लोग बाकी चीज़ें सिंपली जैसे हमने एसेट लिखा था ना टोटल कर करके, वैसे ही अभी बाकी लाइबिलिटीज भी हम लोग लिखेंगे टोटल कर करके. ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व लिखते हैं. ओके, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना है देखो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये देखो 300 प्लस 200 यानी 500, दोनों को ऐड करके लिखेंगे सिंपल. नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 100 रुपये. इसका कुछ है ही नहीं तो सिंपल इसका ही 100 रुपये लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी दोनों का टोटल करके लिखेंगे. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो भी दोनों का टोटल करके लिखेंगे. कितना है, 750 प्लस 500, ओके यानी 1250. देन नेक्स्ट है डिबेंचर्स भी दोनों का टोटल करके लिखेंगे. ठीक है, जितना भी डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स 13% डिबेंचर्स. ठीक है, ₹100 ईच. ठीक है, कितना आएगा, 500 प्लस 350 यानी 850 लिखेंगे. यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, सिंपली टोटल कर रहे हैं. ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, 450 प्लस 350. ट्रेड क्रेडिटर्स है 450 प्लस 350. ओके, तो कितना आएगा, 450 प्लस 350 800. ट्रेड क्रेडिटर्स. अदर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, इसका भी हम सिंपली प्लस करेंगे. अदर करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, 200 प्लस 150 यानी 350. ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, टोटल किया है. एसेट्स हो या लाइबिलिटीज़ हो, टोटल कर करके हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला बैलेंस शीट बनाया. ठीक है, ये वाला बैलेंस शीट बनाया इस तरह से टोटल कर करके. अब बस चेंजेस कहाँ हुए, ये जो 3 आइटम थे. ठीक है, ये जो 3 आइटम है, मैं जानबूझ के इधर सर्कल कर रही हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, ये क्या है, ये इसमें चेंजेस आएगा. बाकी जो सारे आइटम्स जो है वो सिंपली प्लस करके लिखने हैं. फिर अभी हम इसका टोटल करेंगे. ठीक है, तो बैलेंस शीट है तो ये टैली होगा. ठीक है, इसका टोटल करोगे तो आएगा 1,65,000. ठीक है, और यहाँ पर आएगा ठीक है, इसमें जो है 330 जो है वो मिसिंग है, उस वजह से कंफ्यूज नहीं होना. तो ये दोनों टैली हो जाएंगे, टैली हो ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट है इसलिए. तो समझ में आया अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर.